कल पेपर है और आज सिलेबस हमें देखकर बोल रहा है, बेटा आज भी मुझे पहचाना कि नहीं, जैसे तुम मुझे पूरा सेमेस्टर इग्नोर करते आए हो। नोट्स मुझे देख के बोल रहे हैं कि हमें अभी भी टेबल पर ही रखोगे या हमें भी थोड़ा सा उठा लोगे। दिमाग कह रहा है तुम ऐसा करो, सब कुछ छोड़ दो और सो जाओ, लेकिन थोड़ा सा ज़मीर भी जागा हुआ है कि भाई चलो पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं होता, कल थोड़ा बहुत लिख ही आएंगे। और सिलेबस को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिश्तेदार की शादी में हम लोग बिन बुलाए मेहमान आ गए हों। अगर आप भी ऐसी वीडियोस की तलाश में हैं कि आपको एक रात पहले या कुछ घंटों पहले आपकी प्रिपरेशन करवा दी जाए, तो आप लोग इस वक्त बिल्कुल राइट प्लेस पर हैं। जी हाँ, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाले हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक सोशल सर्विसेज से रिलेटेड जिनको आप ढूंढ रहे हैं। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपने एंड तक देखना है। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपके थोड़े बहुत हाथ दुखते नहीं हैं तो चलिए विदाउट एनी मोर टाइम वेस्टिंग हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करना जो एक रात पहले वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सोशल सर्विसेज होता क्या है। अब देखो, सोशल सर्विसेज का मतलब होता है ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ देना कि आप अपने विदाउट किसी भी फ़ायदे के जब लोगों की मदद कर रहे होते हैं, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा नहीं होता बल्कि लोगों को फ़ायदा होता है। विदाउट किसी भी इंटरेस्ट के जब आप उनकी हेल्प करते हैं, उनकी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी सोशल सर्विसेज होती हैं। अब जो सोशल सर्विसेज होती हैं ये गवर्नमेंट और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये किसी भी लोगों की वेलफेयर को बनाकर जो होती हैं उनको मदद कर रहे होते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि एक सिंगल पर्सन जो होता है वो अपने तौर पर जैसे सदका देना, किसी गरीब की शादी कर देना, ठीक है, किसी गरीब बच्ची की शादियां करा देना, उनके जहेज का सामान दे देना, या किसी के घर में अगर कोई फौतगी वगैरह हो जाती है तो उन्हें खाना वगैरह खिला देना, सबको सबकी अरेंजमेंट कर देना, तो वो सारी एक सोशल सर्विसेज आती है। सोशल सर्विसेज में सिर्फ ये नहीं है कि पूरी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई गवर्नमेंट सेक्टर होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके अंदर इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होते हैं, जो कि इनके मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करना, ठीक है, बीमारों की मदद करना, और इसके अलावा जितने बुजुर्ग हो जाते हैं और वो लोग जो इंडिविजुअली अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, उनके लिए खाने पीने का, शेल्टर होम का, सबका अरेंज करना सोशल सर्विसेज का काम होता है। ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन पे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसके अलावा हमारे पास जो है, हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे जो जिनके आने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 80 to 90% चांसेस होंगे कि इनमें से आपको पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सोशल वर्क से रिलेटेड देख लेते हैं। इसमें सोशल वर्क के प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स आते हैं। ठीक है, ये मेथड्स आपके इनमें क्या डिफरेंस होता है या आपको इनको एक्सप्लेन करना है, अलग अलग डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और आपने इनको लाजमी करना है। इसके अलावा सोशल केस वर्क, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, और सोशल ग्रुप वर्क के स्टेजेस क्या होते हैं, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स आते हैं, इनके अंदर ही ये सोशल केस वर्क एंड सोशल ग्रुप वर्क आते हैं, और इनके अंदर ही हम लोग इसी क्वेश्चन को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर हमारा पॉइंट ये होगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जिनका आंसर मोस्टली सेम होता है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाने का पर्पस ये है कि आपको पता चले कि अगर आपको इन मेथड से ही हटकर कोई क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह से आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी आ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आता है वॉलंटरी और जो प्रोफेशनल सोशल वर्क होते हैं, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, या इन पर आप डिटेल भी लिखना चाहते हैं तो डिफरेंस से ही आप उनकी डिटेल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले सोशल वर्क क्या होता
होता है। आपको पता है कि सोशल वर्क जो होता है एक स्ट्रक्चर्ड फील्ड होती है, एक ऐसी प्रोफेशनल फील्ड होती है जिसका मेन फोकस ही क्या होता है कि डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हुए लोगों को, उनकी फैमिलीज को और डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उनकी मदद करना। ठीक है, कम्युनिटीज के अंदर डिफरेंट किस्म के जो सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी जिनकी लाइफ होती है उनको बेटर बनाने की कोशिश करना, ये सारा एक सोशल वर्क में आ जाता है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सोशल जस्टिस होते हैं उसको प्रमोट करना होता है और लोगों को बेटर लाइफ की तरफ लेकर आना होता है। अगर हम इनके मेथड्स की बात करते हैं, प्राइमरी मेथड्स में हमारे पास 3 बेसिक आते हैं, जिसमें सोशल केस वर्क आता है, सोशल ग्रुप वर्क आता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आता है। देन सेकेंडरी मेथड की बात करें, इनमें आपके पास सोशल वर्क रिसर्च आती है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं एंड सोशल एक्शन आते हैं। अब ये जो मेथड्स हैं आपने इनको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपको अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और आपको जो है एज एन लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड के बारे में आपने डिटेल लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने प्राइमरी मेथड्स की तरफ, और इनमें सबसे पहला मेथड जो हमारे पास आता है विच इज द सोशल केस वर्क। अब जो आपके प्राइमरी मेथड्स होते हैं ना, ये डायरेक्टली आपके फेस टू फेस अगर किसी की आपने हेल्प करनी है तो उसमें ये मदद करते हैं। अब सोशल केस वर्क जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल केसेस के लिए ही हैंडल किए जाते हैं। ये मेथड जो होता है 1 बाय 1 पर्सन, किसी एक फर्द के साथ जो होते हैं काम करते हैं, जैसा कि किसी के पर्सनल, इमोशनल या उनकी जो सोशल प्रॉब्लम होते हैं उनको फेस करना। अब जो केस वर्कर होते हैं ना, ये उस इंडिविजुअल से बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके लिए ही कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। जैसे अगर एक बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो डिप्रेशन में है, तो केस वर्कर क्या करेंगे, सबसे पहले तो बच्चे के पेरेंट्स से, टीचर से और उन बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, और फिर जो बच्चे जो डिप्रेशन में है, ठीक है, और जैसा कि कुछ बच्चे होते हैं उनको डिप्रेशन का शिकार इसलिए होते हैं कि उनको पेरेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके पेरेंट आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनके सॉल्व करने जाते हैं कि आप बच्चों के सामने तो एटलीस्ट ऐसा ना किया करें, जिससे बच्चों का सेल्फ एस्टीम जो होता है वो लो होता है फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, अब ये जो सोशल केस वर्क है इसका यूज किस में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, एनजीओज में होता है, मेंटल हेल्थ सेंटर में होता है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में होता है। अब एक बात याद रखनी है कि आपके सोशल प्रॉब्लम में ये जो सोशल मेथड है इनमें आपका चाहे सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो, हर एक के अंदर आपने मेथड डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जाम्पल देनी है और इसके यूज लिखने हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। अब सोशल केस वर्क के अगर हम लोग बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की तरफ, तो सोशल वर्क के एलिमेंट को हम लोग 5 पीस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 5 पीस का मतलब होता है कि पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो होते हैं इनके बारे में। अगर पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन में होता है कि वो पर्सन होता है जो, यानी वो शख्स होता है कि उसके जो केसेस होते हैं उनका सॉल्व किया जा रहा होता है, यानी मेन पर्सन होता है जिसका केस हमने सॉल्व करना है, वो आपके पर्सन्स में आता है। ठीक है, उसे क्लाइंट कहते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई पर्सन आता है जो अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है। ठीक है, अब वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, वो कोई बच्चा हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई भी बुजुर्ग हो सकता है, और कोई भी ऐसा जो ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है वो आपके पास अपने आप को ठीक कराने के लिए आता है। ठीक है, और इसकी अगर एग्जांपल है, जैसे एक लड़की है वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई है, अब वो केस वर्क का क्लाइंट होता है तो वो उसके पास जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वन आता है प्रॉब्लम। तो हर केस वर्क में कोई इशू होता है जो क्लाइंट को बताता है कि हाँ भाई तुम्हें इस सोशल केस वर्क के पास जाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम लेकर जाना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद प्लेस की बात करते हैं, तो वो जगह जहाँ केस वर्क किया जाता है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, वेलफेयर है, ऑफिस है, कोर्ट है, या कोई भी होम विजिट होता है। ठीक है, जिस जगह पे केस वर्क किया जाता है उसको हम प्लेस बोलते हैं। इसके अलावा प्रोसेस होता है, तो ये सोशल केस वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसमें हम 5 स्टेप होते हैं। पहला असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होती है, प्लानिंग होती है, यानी पहले आपको देखना होता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम आई कैसे है, उस प्रॉब्लम की फिर प्लानिंग की जाती है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको वैल्यूएट किया जाता है, ये प्रोसेस इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात की जाए, तो जो सोशल वर्कर और जो क्लाइंट होते हैं इनके दरमियान में एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी और रिस्पेक्ट की बुनियाद पर ही होता है कि अगर कोई बंदा अपना काम
करवाने आया है, अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, तो जो हमारे सोशल वर्क होते हैं ना, इनको चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियल रखें, इस प्रॉब्लम को उन दूसरे लोगों से छुपा कर रखते हैं। तो ये हमारे पास सोशल केस वर्क की एलिमेंट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सोशल ग्रुप वर्क। अभी हमने केस वर्क की बात की इंडिविजुअल के लिए, अब हम बात करेंगे ग्रुप बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं। तो इस मेथड में आप जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, जहां लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो म्यूचुअल लर्निंग और सपोर्ट का होता है। जैसे टीनेजर्स का एक ग्रुप होता है जो ड्रग्स से दूर रहने के लिए काउंसलिंग सेशन में हिस्सा लेते हैं। अब वो अपने जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। इसका यूज जो होता है मोस्टली रिहैबिलिटेशन सेंटर में, यूथ क्लब्स में, वुमेन स्पोर्ट में, ग्रुप्स में, स्कूल्स में, इनमें होता है। अब अगर सोशल ग्रुप वर्क की बात करते हैं तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट, आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी पूछे जा सकते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी पूछे जा सकते हैं, जिनमें टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है फॉर्मिंग, यानी कि क्रिएट करना, इंट्रोड्यूस कराना। इस स्टेज में ग्रुप बनाए जाते हैं, फॉर्मिंग होती है, ग्रुप बनाए जाते हैं, मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, रूल सेट किए जाते हैं, सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं पीयूएसीपी की एग्जांपल ले लें, तो उसमें भी ग्रुप बने होते हैं, तो ग्रुप्स के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टॉर्मिंग। ठीक है, स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि हर मेंबर जो है वो अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग एक्सपीरियंसेस को, अपनी एक्सपर्टीज को एक्सप्रेस करता है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है। कभी भी डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो सोशल वर्कर का जो रोल होता है वो सबको जो है एक काम में रखता है, एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रखता है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मिंग की। तो नॉर्मिंग में क्या होता है कि अब जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रूल्स क्लियर होते हैं, रिस्पेक्ट और जो कॉपरेशन होते हैं वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग होती है। इस स्टेज में क्या होता है कि अब जो ग्रुप होते हैं वो फुल फॉर्म में काम करता है। परफॉर्मिंग का मतलब काम करना स्टार्ट कर देता है, तो हर मेंबर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप अपने गोल की तरफ जो होता है वो मूव करना शुरू कर देता है। देन फिफ्थ वन आता है एडजर्निंग। एडजर्निंग में क्या होता है, ये एक लास्ट आपका, आप कह सकते हैं को लास्ट स्टेज होता है। जब भी कोई गोल होता है वो पूरा होता है तो ग्रुप फॉर्मली एंड होता है। सोशल वर्कर जो होता है फीडबैक लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और इस ग्रुप को एंड कर देते हैं। ये हमारे पास सोशल ग्रुप वर्क के स्टेजेस थे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल की बात की, सोशल केस वर्क में आया, ग्रुप की बात की, हमारे पास सोशल ग्रुप वर्क में आया। अब हम इन ग्रुप्स को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कम्युनिटीज बनती है। अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इस मेथड में जो कम्युनिटीज के लेवल पर जो है काम किया जाता है, इसका मकसद होता है कि कम्युनिटीज के लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको अंडरस्टैंड करना और एक कलेक्टिव तौर पर जो होता है उनके सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको फाइंड आउट करना, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटीज होती है ना, कि डिफरेंट ग्रुप्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं और फिर हम उसको एक कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आप पूरी जितने भी कम्युनिटीज के ग्रुप होते हैं आप उनको देख सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में भी यही होता है कि डिफरेंट कम्युनिटी लेवल पर लोगों की मदद की जाती है। उसके अलावा एक एग्जांपल जैसे कि आप ले सकते हैं कि जैसे नेबरहुड में कुछ एरियाज है जहाँ पे पानी की कमी है या पानी जो है वो साफ नहीं है, तो कम्युनिटीज क्या करती हैं कि उस एरिया में जाते हैं, पहले तो वो लोग जो होते हैं उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी अथॉरिटीज से बात करते हैं, फिर उनके लिए जो एक अच्छा पानी का इंतजाम होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली जो स्लम एरियाज होते हैं, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जो डिजास्टर इफेक्टेड कम्युनिटीज होती हैं, वहां पर जो है ये कम्युनिटीज यूज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकेंडरी मेथड की तरफ। अब ये वो मेथड होते हैं जो इनडायरेक्टली वे से सोशल वर्क की प्लानिंग, पॉलिसीज और इफेक्टिवनेस में हेल्प करते हैं। इसमें हमारे पास जो पॉइंट आते थे, हमने जो स्टार्टिंग में देखे थे, वो थे हमारे पास सोशल वर्क रिसर्च। अब सोशल वर्क रिसर्च इस मेथड में क्या होता है, हम डाटा को कलेक्ट करके प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उस पर फिर सोल्यूशन डिजाइन करते हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि किस एरिया में किस किस्म का मेथड, यानी ये रिसर्च बेस्ड होता है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर एक स्कूल है, अगर उस स्कूल के अंदर अगर स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, उसके ड्रॉप आउट ज्यादा है, लोग ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसके अंदर, तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि रीजन क्या है, कि गरीबी है,
ट्रांसपोर्ट का इशू है या टीचर की शॉर्टेज की वजह से बच्चे यहाँ आना पसंद ही नहीं करते हैं, तो ये चीज इसमें आ जाती है। ठीक है, रिसर्च बेस पे होती है, आपको ढूंढना पड़ता है ऐसे लोगों को। फिर हमारे पास जहाँ पॉलिसीज डेवलपमेंट होती है, एनजीओ प्लानिंग होती है, एकेडमिक रिसर्च होती है एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती है, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। अब ये मेथड सोशल वर्क प्रोग्राम और जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए होते हैं। प्लानिंग है, बजट है, स्टाफिंग है, रिपोर्टिंग है, ये सब इस मेथड का पार्ट होते हैं। जैसे अगर एक ऑर्फनेज चलाया जा रहा है तो उसका हर दिन का काम क्या होता है, स्टाफ की ड्यूटी होती है, फूड स्केड्यूल होता है, अकाउंट्स होते हैं, तो ये सब वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ही मैनेज करते हैं। अब ये गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट और हॉस्पिटल वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल जो सेकेंडरी मेथड के लास्ट मेथड विच इज अ सोशल एक्शन। अब ये मेथड तब यूज होता है जब किसी की जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है उसको समझा जाता है। ठीक है, जैसे कि सोशल इनजस्टिस होते हैं, उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट जब कोई कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है तो प्रोटेस्ट होते हैं, कंपेन चलाई जाती है, डिफरेंट रैलीज निकाली जाती हैं, तो ये सारा काम जो होता है ये सोशल एक्शन होता है। एक्शन मतलब अब कोई ना कोई एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, ये सोशल एक्शन में होता है। जैसे अगर एक कम्युनिटी में चाइल्ड लेबर इंक्रीज होता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो जो एक्टिविस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने सोशल अवेयरनेस के जरिए कंपेन चलाएंगे, गवर्नमेंट को अंदर इन्वॉल्व करेंगे और मीडिया का यूज करेंगे ताकि लॉ इम्प्लीमेंट हो। और मोस्टली जो होते हैं जहाँ ह्यूमन राइट के इश्यूज आते हैं, जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट्स आते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंपेन चलाई जाती है, एंटी करप्शन ड्राइवर्स आते हैं, वहां पर इनका जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेशनल एंड वॉलंटरी सोशल वर्क के बारे में। आप चाहे तो इसी डिफरेंस से इनकी डिटेल भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क की, तो ये ऐसे बंदे होते हैं जो एजुकेटेड रिलेटेड होते हैं, यानी इनकी कोई ना कोई सैलरी होती है, ये ज्यादा अरसा तक काम कर सकते हैं। जबकि वॉलंटरी सोशल वर्क होते हैं जो अपने खुद पे सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए और गुड इंटेंशंस के लिए जो काम करता है वो वॉलंटरी सोशल वर्कर होता है। इनमें पॉइंट आपने याद रखना, पहले होते हैं ट्रेनिंग। अब जो प्रोफेशनल सोशल वर्क होते हैं ना, इनकी फॉर्मल एजुकेशनल बेस्ड होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, इनके लिए डिग्री रिक्वायर्ड होती है। जबकि जो वॉलंटरी होते हैं ये सिर्फ ओनली अपने पैशन के लिए, यानी अपने जज्बे के लिए और सिर्फ अपनी एक अच्छी इंटेंशंस के लिए ही इनको जरूरी होती है। उसके बाद पेमेंट्स की बात करें तो जो प्रोफेशनल सोशल वर्क होते हैं ना, इनकी सैलरी जो होती है उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, मंथली सैलरी होती है या वीकली होती है। जबकि जो वॉलंटरी सोशल वर्क होता है ये बिना किसी भी पैसे के काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो ये जो प्रोफेशनल सोशल वर्क होते हैं इनके जॉब्स होती हैं, इनके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। जबकि जो हमारे वॉलंटियर होते हैं ये फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जब इनका दिल करता है ये मदद करते हैं, जब दिल करता है नहीं करते। कमिटमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जबकि जो वॉलंटरी सोशल वर्क होते हैं ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, पार्ट टाइम के होते हैं। जैसे अगर कोई घर में अगर वो रमजान चल रहा है तो वो बोलते हैं कि हमने जो है रमजान राशन देना है, तो हो सकता है वो इस साल दे, हो सकता है वो अगले साल ना दे। ये डिपेंड कर रहा था इनकी इंटेंशन के ऊपर और उनकी हैसियत के ऊपर। ठीक है, जब इनकी एग्जांपल लें तो प्रोफेशनल में आता है एनजीओस वर्कर होते हैं, सोशल वेलफेयर्स होते हैं। जबकि वॉलंटरी में ब्लड डोनर आते हैं, डिजास्टर रिलीव आता है, वॉलंटियर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आपको एग्जाम में आने के चांसेस तो पक्का हैं। ठीक है, ये वाले तो पक्का आएंगे, जिसमें सोशल प्रॉब्लम और इसकी जितनी भी टाइप्स होती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि इनके जितने भी कॉजेज होंगे, इनके जितने भी इफेक्ट्स होंगे, सोशल वर्कर का इसमें क्या रोल होगा और इनके क्या सोल्यूशन होंगे। जो मर्जी आपको सोशल प्रॉब्लम आएगी ना, बस आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए और जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी आपने हर एक में सेम वही चीजें जो है वो लिख कर आनी है। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक होगी आपके पास सोशल प्रॉब्लम्स को याद करने की। सबसे पहले हम लोग सोशल प्रॉब्लम के बारे में जान लें कि ये होता क्या है। एक ऐसे इश्यूज होते हैं जब कोई एक पर्सन या कोई स्मॉल ग्रुप होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर जो होते हैं एक सोसाइटी को खराब करते हैं, एक सोसाइटी के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोसाइटी के रूल्स, उनके नॉर्म्स, उनके अगेंस्ट जाते हैं, वो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, जैसे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, चाइल्ड लेबर है, ड्रग एडिक्शन है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे क्योंकि सोसाइटी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट रखते हैं, इसलिए इनको हम लोग जो है सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। अब हम हमारे पास जो है टोटल सोशल प्रॉब्लम 14 है हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग, और सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, इतना टाइम नहीं है कि हम सबको एक साथ करने लग जाएं, तो मैंने आपके लिए इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं कि आप लोग अगर बस यही कर लेंगे, अगर आप चाहे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, चाहे तो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपके ये बड़े काम आने वाली है। अब हमारे पास जो टाइप्स हैं उनमें क्राइम है, ओवर पॉपुलेशन है, जेवरलाइन डेलिक्वेंसी है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, सोशल इनइक्वालिटी है, बेगरी है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर डिप्लॉयमेंट है, चाइल्ड लेबर है, एडिक्शन है। एडिक्शन आपके पास ड्रग भी हो सकती है, अल्कोहलिक भी हो सकती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो सकती है, करप्शन है, टेररिज्म है, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स है। इन सब की पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपने अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो इन क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी आता है, आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है, इनके कॉजेस लिखने हैं, इनके इफेक्ट्स लिखने हैं, सोशल वर्कर के इनके क्या रोल है, और इनके सोल्यूशन बताने हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, सबकी सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है, और कॉजेज, इफेक्ट, रोल एंड सोल्यूशन जो है वो सबके लिए क्योंकि सेम है, इसलिए आपको इनके सेम आंसर्स ही लिखने हैं। तो ये चीजें आप नोट कर लें ताकि आपको जो है पेपर में आसानी हो। विद इन द 10 मिनट्स आप लोग ये कर सकते हैं। सबसे पहले क्राइम की बात करें तो क्राइम एक ऐसे एक्ट को, ये एक ऐसे बिहेवियर को कहते हैं जो किसी भी सोसाइटी के, किसी भी गवर्नमेंट के लॉज के अगेंस्ट होती है, उनको वायलेट करता है, वो आपके क्राइम्स होते हैं। ओवर पॉपुलेशन की बात करें, जब आपके नंबर ऑफ पीपल जो है, यानी अगर जो आपकी आबादी है, जब वो आपके जो आपकी गिवन रिसोर्सेज होते हैं या आपके रीजन की कैपेसिटी होती है, जब उससे ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे जेनिलाइट डेलिकेंसी। इसका मतलब होता है कि जब 18 साल या 18 साल से ऊपर या उसके नीचे जब बच्चे जो होते हैं अंडर द एज ऑफ द 18, जब वो क्राइम्स करते हैं, ठीक है, जब वो एंटी सोशल बिहेवियर को कमिट कर लेते हैं कोई भी इंडिविजुअल, तो उनको जेनिलाइन डेलिक्वेंसी कहते हैं कि वो भी वो जवान होने ही लगते हैं कि वो क्राइम्स करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इलिटरेसी की बात करेंगे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए जब स्किल्स वगैरह होती हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए, उनके पास स्किल्स नहीं होती है, ना तो वो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, और ना ही कोई बेसिक स्किल्स सीख सकते हैं, उसको हम लोग इलिटरेसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी की बात करेंगे। ऐसी कंडीशन होती है जब आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि आपका खाना है, आपका शेल्टर है, आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ केयर है, ये सारी रिसोर्सेज आपके पास, इन सब की कमी होती है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के पास, उसको पॉवर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल इनइक्वालिटी की। अब इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि खुद को ज्यादा समझना, अपनी क्लास के हिसाब से, अपनी कास्ट की बेस पे और जेंडर बेस, जब खुद को ज्यादा समझा जाता है किसी दूसरे से, और उनके दरमियान में अनइक्वल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको हम लोग सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे कि भाई हमारे में होता है कि वो जात जो है वो ज्यादा उससे बड़ी जात है, तो वो लोग अपने आप को वो दूसरा अच्छा समझते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं उनको वो कम समझते हैं, या उनके पास पैसा ज्यादा आ जाता है, या उनको ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं उस कास्ट की बेस पे, या जेंडर बेस आ जाते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान में भी इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी की वजह बनते हैं। उसके अलावा अगर हम बैगरी की बात करते हैं तो बैगरी होता है भीख मांगना। ऐसे लोग होते हैं जो खाने और पैसे के लिए दूसरों के आगे अपने हाथ फैलाते हैं। पॉवर्टी की वजह से, डिसेबिलिटीज की वजह से और एम्प्लॉयमेंट की वजह से जब वो काम करते हैं, मांगते हैं, तो उसको बैगरी बोलते हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिस होती है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी कंडीशन होती है जब एक आदमी के पास स्किल्स है, उसके पास काम करने के लिए वो राजी है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। जबकि अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि वो आदमी काम कर रहा है लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसको जो रियल जॉब होती है वो नहीं मिल रही होती, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद चाइल्ड लेबर की बात करेंगे। ऐसे बच्चे होते हैं चाइल्ड लेबर यानी मजदूर बच्चे होते हैं, जिनसे उनसे काम ज्यादा लिया जाता है, लेकिन उनको जो वेज होते हैं, जो उनके पैसे होते हैं, उनके जो दिहाड़ी होती है, उनको कम दी जाती है, वो चाइल्ड लेबर आते हैं। और इससे बच्चे जो होते हैं बहुत नुकसान होता है उनका, उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है, उनकी फिजिकली हेल्थ जो होती है, बहुत हार्म होती है। उसके बाद एडिक्शन आती है। एडिक्शन आपके पास ड्रग एडिक्शन भी हो सकती है, अल्कोहलिक एडिक्शन भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन होती है
जब कोई इंडिविजुअल जो होता है वो किसी ड्रग में लग जाता है, किसी भी एडिक्शन में लग जाता है, वो उसकी एडिक्शन होती है। इसके बाद हमने बात की थी कि उसके बाद हमारे पास जेंडर बेस आते हैं, जैसे मर्द और जो मर्द और औरत होते हैं, इन दोनों के दरमियान में किसी भी चीज में जब इनइक्वालिटी आती है तो वो जेंडर बेस्ड वायलेंसेस होते हैं। करप्शन आती है कि जब भी कोई इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी ही मतलब पैसों के पावर का यूज करते हुए जब किसी और को अब्यूज करता है, वो आपके करप्शन होता है। मोस्टली इसमें फ्रॉड होता है, बैबरी होती है, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म की बात करते हैं तो ये दहशतगर्दी होता है कि जिसमें आपके मतलब ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपको थ्रेट करते हैं, ठीक है। वायलेंस होता है, डिफरेंट किस्म की चीजों का यूज करते हुए टेररिज्म होते हैं। उसके बाद हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको जब प्रॉब्लम्स आती है, शहरों में ज्यादा क्या अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनको पॉल्यूशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप की होती है, नॉइस पॉल्यूशन हो सकती है और डिफरेंट एयर पोल्यूशन हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट किस्म की पॉल्यूशन। और ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें जो घर होते हैं उनकी कमी होती है, हाउसिंग शॉर्टेज हो जाती है। अब ये होता है कि जो स्लम एरियाज होते हैं ना, रूरल एरियाज होते हैं, वहां से लोग उठकर जब शहरों में आते हैं तो वो किस लिए आते हैं, ताकि उनको जॉब मिल सके, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। लेकिन शहरों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आबादी होती है, तो जब ये लोग आते हैं ना तो फिर वो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है, ओवर क्राउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम आती है। अब ये सारी डेफिनेशन थी 14 पॉइंट्स की। अब मैं ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है या लिख लेनी है, और हर एक के अंदर आपने वही यूज करनी है। आप लिख लेना, ये मत कहना कि आपको ऐसी ट्रिक या ऐसी चीजें बताई नहीं गई हैं, और पछताने से बेहतर है कि आप लोग लिख लें, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें से आपका तकरीबन 50 to 60% जो है वो आपके पेपर आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके कॉजेस देख लेते हैं सोशल प्रॉब्लम के, कि आप कोई भी सोशल प्रॉब्लम आएगी, आपने यही कॉजेस जो है वो उसके अंदर लिखने हैं। मैं आपको बार बार फोर्स कर रही हूँ। तो जब लोगों के पास बेसिक जरूरत पूरी करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, इस वजह से वो इनलीगल या डेंजरस कामों में जब पड़ जाते हैं, तो इसको हम लोग गुर्बत कहते हैं, यानी पॉवर्टी कहते हैं, बैगरी कहते हैं, चाइल्ड लेबर कहते हैं, क्राइम्स कहते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम ये काज होती है, सबसे पहले लोगों के पास पैसा नहीं होता है उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद आता है जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है, उनके पास वो एजुकेशन के बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें अपने हकूक का पता ही नहीं होता है, और वो आसानी से गलत रास्तों पे चल जाते हैं, जैसे कि वो एडिक्शन में हो जाते हैं, जेंडर वायलेंसेस में हो सकते हैं, टेररिज्म में इंक्लूड हो सकते हैं। और फिर जब लोगों के पास जो होता है काम ही नहीं होता है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो या तो वो चोरी करते हैं, क्राइम्स करते हैं, या तो वो डिफरेंट किस्म की एडिक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, चिल्ड्रन और जो यूथ होती है, जब वो किसी बैड कंपनी में, बुरी सोहबत में पड़ जाते हैं, नौजवान लोग होते हैं स्पेशली, तो वो क्राइम्स में चले जाते हैं, वो डिफरेंट किस्म के वायलेंसेस में पड़ जाते हैं। और उसके अलावा जब लॉज जो होते हैं वो बन तो जाते हैं, लेकिन उन पर जब एक्ट नहीं किया जाता है, उन पर जब अमल नहीं किया जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है। तो जैसा कि चाइल्ड लेबर हो गया या करप्शन हो गया। इसके अलावा सोशल इनइक्वालिटी भी सबसे बड़ी कॉजेज है हर सोशल प्रॉब्लम के लिए। जब अमीर और गरीब होते हैं, इनके दरमियान में बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो गरीब तबके जो होते हैं वो फील करते हैं कि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, और वो गलत रास्ते इख्तियार करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ फैमिली इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं जिन पे डोमेस्टिक प्रेशर होता है, घरेलू परेशानियां आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो क्राइम्स में पड़ते हैं, डिफरेंट किस्म की सोशल प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं। उसके बाद लोगों की जो समझ होती है ना, या उनके पास अवेयरनेस की कमी नहीं होती है, उनके पास ऐसे लोग ही नहीं आए होते हैं जो उन्हें अवेयरनेस दें, ठीक है, उनको बताएं कि ये सारी चीजें गलत होती हैं। तो इस वजह से भी सोशल प्रॉब्लम में ये कॉजेज होती हैं, ठीक है। अब ये कॉजेज, आपने कोई भी सोशल प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर आपने इनको लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद कॉमन इफेक्ट्स आते हैं सोशल प्रॉब्लम के, क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आता है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। इंडिविजुअल पे भी, अगर पॉवर्टी है तब भी इंडिविजुअल पे आ रहा है, फैमिली पे आ रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है,
है, उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट जो होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये वो क्राइम्स हैं, जो ये वो इफेक्ट्स हैं जो आप किसी भी सोशल प्रॉब्लम के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी हेल्थ जो होती है वो, उसको स्ट्रेस होता है, वो ट्रॉमा होता है, उसकी हेल्थ पुअर होती है, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। फिर फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज में आपस में डोमेस्टिक वायलेंसेस शुरू हो जाते हैं, पॉवर्टी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, फिर दिन ब दिन क्राइम्स बढ़ते हैं, और फिर वो वायलेंसेस जितने भी रूल्स बनाते हैं उन सबको वायलेट करते हैं। फिर हिंड्रेंस टू नेशनल डेवलपमेंट होती है। इसका मतलब होता है कि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम होती है ना वो स्लो हो जाती है। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस जो होती है वो बहुत इफेक्ट करती है जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, एजुकेशन नहीं होती है, और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इफेक्ट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फर्दर इफेक्ट्स की, तो इसमें इकोनॉमिक बर्डन जो होता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि लोगों को पैसा प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम होता है। वो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, हेल्थ केयर के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, हर चीज के लिए उन्हें पैसा लगाना पड़ता है। तो ये चीज जो होती है ये उसकी इकोनॉमिक जो बर्डन होता है गवर्नमेंट के ऊपर। उसके अलावा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, और फिर लोग डिफरेंट किस्म के सोशल प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। सोशल इंस्टेबिलिटी होता है, जब लोगों के दरमियान में जो है उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती है, उनको स्टेबिलिटी नहीं होती, तो वो इंस्टेबिलिटी में चले जाते हैं। देन फ्यूचर जनरेशन जो होती है उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की सक्सेस के लिए, किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जब वही सोशल प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो वो आगे कैसे ही बढ़ पाएंगे। ये वो कॉमन इफेक्ट्स है जो आपने हर एक में लिखने हैं। उसके अलावा हम सोशल वर्कर के रोल्स देखेंगे, ये भी आपने हर एक में यही लिखने हैं। सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएटर होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं वो लोगों को बताते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उन्हें डिफरेंट कॉजेज, इफेक्ट और उनके सोल्यूशन के बारे में डिफरेंट सेमिनार्स रखते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। देन कम्युनिटी मोबिलाइजर होते हैं कि लोग जो होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो किसी ऐसे लोकल कम्युनिटी में जाते हैं जहां लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और उन्हें सोल्यूशन बताते हैं। उसके बाद काउंसलर एंड इमोशनल सपोर्टर होते हैं कि जहां पे लोगों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, उन्हें डिफरेंट एब्यूजेस से, एडिक्शन से, पॉवर्टी से, क्राइम से, सारी सोशल प्रॉब्लम से निकालते हैं। देन रिहेबिलिटेशन फैसिलिटेटर होते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो एडिक्शन होते हैं, चाइल्ड लेबर होते हैं, क्राइम होते हैं, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाता है, उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेकर आया जाता है। देन पॉलिसीज इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिसमें जो एनजीओज होती हैं, सोशल वर्कर जो होते हैं वो एनजीओज, गवर्नमेंट बॉडीज, इन सब के साथ मिलकर जब काम करते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके पॉलिसीज इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। देन रिसोर्सेज लिंकर होते हैं, जिनके जैसे कि अगर एक सोशल वर्कर है, उसका किसी शेल्टर होम के साथ, किसी हेल्थ सर्विस के साथ, किसी एजुकेशन प्रोग्राम के साथ, किसी जॉब सेंटर के साथ लिंक्ड है, तो वो क्या करेगा, उन लोगों को उनकी तरफ जो होता है वो लेकर जाएगा। उसके बाद डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कोई भी, उनके पास स्किल्स होंगी तभी वो काम कर सकेंगे। तो ये वो कॉमन रोल्स हैं जो आप हर सोशल प्रॉब्लम के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, ये सोशल वर्कर के रोल्स हैं। उसके बाद हमारे पास कॉमन सॉल्यूशंस आते हैं, ये ऐसे सॉल्यूशन है, ये भी आपने हर एक के अंदर लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले एक ही बात हो रही है, कॉजेज आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात हो रही है कि लेक ऑफ एजुकेशन। सोशल वर्कर के रोल्स आ रहे हैं, तो वही भी बात कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। तो आपका सोल्यूशन भी है कि आप एजुकेशन को जितना हो सके जो है उनको आगे फैलाएं, ठीक है, लोगों को जो है वो एजुकेशन की तरफ, क्योंकि हर मसले की जो बुनियादी हल वो तालीम ही है। जब लोग तालीम हासिल करते हैं ना, तो वो अपने हकूक, अपने लाज जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, उनको समझने लग जाते हैं। देन उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उन्हें जॉब की ऑफर करना। जब लोगों के पास अच्छी जॉब्स और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है ना, तो वो गलत कामों की तरफ जाते ही नहीं है। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन चलाना, जैसे सोशल मीडिया है, स्कूल है, कॉलेजेस है, एनजीओज है, इन सबको मिलकर अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि लोग समझें कि ये इश्यूज जो होते हैं उनकी जिंदगी और उनकी सोसाइटी के लिए कितने खतरनाक है। देन उसके अलावा स्ट्रिक्ट लॉस इन्फोर्समेंट किए जाते हैं। जब कानून बना दिया गया होता है तो उन पर सख्ती से अमल करना चाहिए, वरना लोग जो होते हैं उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। देन एनजीओ और गवर्नमेंट का ताउन होता है। उसके बाद हमारे पास फैमिली काउंसलिंग एंड सपोर्ट आती है। तो फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तो कि उन्हें काउंसलिंग दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होते हैं वो दे सके। उसके बाद रिलीजनल एंड मॉरल एजुकेशन भी आती है, क्योंकि जो मस्जिद होते हैं, जो डिफरेंट किस्म के मस्जिद
जैसे रिलीजियस स्कूल्स होते हैं जिन्हें मदरसा भी बोलते हैं, स्कूल्स होते हैं, उन सब में जो होते हैं ना उनको रिलीजन और मॉरल जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो गलत और सही में फर्क समझ सके। तो इन सारे मसले का हल सिर्फ एक डिपार्टमेंट या सिर्फ एक शख्स के बस की बात नहीं होती है, पूरी सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा, एजुकेशन को आम करना होगा, लोगों को जॉब की ऑफर्स देनी होगी, ठीक है, डिफरेंट लॉज जो बनाए जाते हैं उन पर अमल करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, तभी इन्हीं प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्पफुल हो सकती है। अब ये मैंने जो आपको बताया, इफेक्ट बताया, हर एक के लिए अलग अलग भी है, लेकिन मैंने आपको ऐसे कॉमन बताया जो आप हर एक के अंदर जो है वो सेम तरीके से लिख सकते हैं। सोशल वेलफेयर की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक ऐसी फील्ड होती है सोशल वेलफेयर जिसमें आप गवर्नमेंट वगैरह जो होती हैं, आप खुद हो सकते हैं, डिफरेंट एनजीओज होती हैं, वो मिलकर डिसेबल पर्सन को, वुमेन्स को और ऐसे नीडी पीपल को जिनको जो वल्नरेबल होते हैं, यानी जो मेन होते हैं कि इनकी भाई हमें हेल्प करनी ही चाहिए। तो सोशल वेलफेयर जो होते हैं डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू जो होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट किस्म की प्लानिंग करते हैं कि इनको कैसे हमने इनको बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाना है, ये सब काम सोशल वेलफेयर करता है। अब इसको 3 मेन हम लोग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले हमारे पास सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान की कैटेगरीज या उसकी फील्ड आती है, किन किन फील्ड में ये ज्यादा होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में मे बी लॉन्ग क्वेश्चन आए कि कैटेगरीज या फील्ड लिखो सोशल वेलफेयर की, या तो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लिखो, ठीक है, इसमें आपने ऑर्गेनाइजेशंस बतानी है, और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट लिखने हैं जो कि अब तक भी चल रहे हैं। अगर आप करंट सिचुएशन के हिसाब से लिखेंगे ना तब भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले वाली को, विच इज द कैटेगरीज एंड फील्ड, ठीक है। हम कैटेगरीज एंड फील्ड देख लेते हैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी की, जिनमें सबसे पहले आता है फैमिली वेलफेयर। अब देखो, इसको याद करने का, इनके पॉइंट्स को याद करने का एक ही तरीका है कि पहले फैमिली आती है, फैमिली में बच्चे होते हैं, वुमेन्स होती हैं, लेबर्स होते हैं, कोई ना कोई घर का लेबर बना ही होता है ना। इस तरह हमारे पास जो होते हैं यूथ होती है, हमारे लेबर्स होते हैं, हमारी वुमेन्स होती हैं, हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, हमारे डिसेबल पर्सन होते हैं। एक फैमिली के अंदर जितनी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं आप उनको एज एन पॉइंट जो है वो याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली वेलफेयर में, तो ये जो फैमिली वेलफेयर होते हैं ना, ये उन तमाम सर्विसेज का सेट होता है जो घर के सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाती है। अब इसके अंदर फैमिली प्लानिंग आता है कि ज्यादा बच्चों से बचने के लिए उनको अवेयरनेस और मेडिकल जो होते हैं वो हेल्प दी जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसीज हेल्प दी जाती है कि भाई पहले ये देखो कि तुम इतने बच्चे पालने के काबिल हो जितने तुम पैदा करी जा रहे हो, यानी कि उनको फैमिली प्लानिंग में हेल्प करते हैं, उनकी अवेयरनेस करते हैं कि पहले अपने रिसोर्सेज देखो, अपना आप देखो, जिस काबिल हो ना उतने बच्चे ही पैदा करो। फिर उनका मैरिटल काउंसलिंग की जाती है, यानी शादीशुदा जो कपल्स होते हैं उनके दरमियान में डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। देन उनकी फैमिली सपोर्ट दी जाती है, यानी फैमिली सपोर्ट में ये वो हेल्प होती है जो जितने भी फैमिलीज और सिंगल वुमेन्स होती हैं, मतलब जो ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, जो लड़ाई झगड़े की वजह से एक दूसरे से अलग होती हैं, उनको ठीक करने की, उनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है ये फैमिली वेलफेयर जो होती है। उसके अलावा हमारे पास चाइल्ड वेलफेयर आती है। चाइल्ड वेलफेयर में होता है ये सर्विसेज सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जो डिफरेंट किस्म के इश्यूज को फेस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के रिस्क में होते हैं, जैसा कि वो ऑर्फन है यानी यतीम है, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, या स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, ये चाइल्ड वेलफेयर उनके लिए काम करती है। इसी क्या इंक्लूड करता है, इसके अंदर हमारे पास प्रोटेक्शन होती है, यानी बच्चों को अब्यूजेस से बचाने के लिए। उसके बाद ऑर्फेनेज होती है, बच्चों को यतीमों के मतलब उनको शेल्टर्स होम दिए जाते हैं, ऑर्फेनेज होम दिए जाते हैं। देन एजुकेशन होती है कि इनकी जो एजुकेशन फैसिलिटी होती है उनको इंश्योर करना होता है। देन जो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन केयर होते हैं, यानी जो घर से भाग जाते हैं, अच्छा अक्सर ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं ना, ये वो बच्चे होते हैं जो बेघर होते हैं, घरों से भाग जाते हैं, ठीक है, अपने आप से तंग आकर, अपनी फैमिली से तंग आकर। घरों में बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं जिससे तंग आकर आपके बच्चे भाग सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों के सामने जो होते हैं ना वो कम से कम लड़ाई तक ना किया करे। बच्चे जो होते हैं इसको ज्यादा जहन में रखते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यूथ वेलफेयर आती है। ये क्या काम करती है, जितने भी हमारी यूथ है यानी नौजवान लोग हैं उनकी जॉब्स को और स्किल्स होते हैं, उनके यूथ के तो यही इशू होते हैं ना, उनके पास स्किल्स होने के साथ साथ जॉब्स नहीं होती हैं, जॉब्स और स्किल्स दोनों ही नहीं होती हैं। तो ये जो यूथ वेलफेयर होती है ना, ये सबसे पहले उनको अपॉर्चुनिटी देती है जॉब की, यानी एम्प्लॉयमेंट की।
उसके बाद उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे उनको टेक्निकल टीचिंग, प्रैक्टिकल स्किल, डिफरेंट किस्म के स्किल्स होती हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। देन ये रिक्रिएशनल सर्विसेज होती हैं, उन्हें डिफरेंट सर्विसेज जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, हॉबीज हो गया, उनमें इनको जो है वो जाने देते हैं कि वो अपने आप को जो है वो ठीक रख सके। उसके बाद हमारी लेबर वेलफेयर आती है, यानी मजदूरों का जो जितने भी राइट्स होते हैं, उनकी जो सेफ्टी होती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो सर्विसेज होती हैं वो आपकी लेबर वेलफेयर होती है। अब इसके अंदर हमारे पास वर्कर के राइट्स आते हैं, यानी मेहनत का उनको सही मुआवजा देना चाहिए, फेयर वेज देना चाहिए उनके मेहनत का। उसके बाद वर्क प्लेस सेफ्टी आती है कि काम की जगह पर उन्हें आपने सेफ रखना है। देन ट्रेड यूनियंस आते हैं कि मजदूरों की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको सपोर्ट किया जाता है, इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लाइक इन्हें बोनस दें, इन्हें टिप दें, इन्हें मेडिकल केयर दें, इन्हें पेड लीव दें, ठीक है। उसके बाद हम वुमेन वेलफेयर की बात करें, यानी औरतों के हकूक। अब ये जो वेलफेयर होती है ना, ये औरतों के लिए काम करती है, ये औरतों को उनके लीगल राइट्स देती है, उनके लॉ, उनके जो लीगल प्रोटेक्शन होती है वो प्रोवाइड करती है। बिजनेस या जो भी काम होता है, जो भी काम मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि औरतों को जो हम लोग बिजनेस वगैरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, इनकी एजुकेशन और इनकी हेल्थ के ऊपर जो होता है वो खुसूसन तवज्जो दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन वेलफेयर की, तो ये होते हैं बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो ये वेलफेयर क्या काम करती है कि जितने भी बेसहारा बुजुर्ग होते हैं, जिनको रखने वाला कोई नहीं होता है, उनको मदद करती है। सबसे पहले तो इनकी मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट करती है पेंशन के थ्रू, इन्हें रहने के लिए सेफ लिविंग स्पेस यानी कि शेल्टर होम प्रोवाइड करती है, इनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाता है। देन जितने भी स्पोर्ट्स सेंटर आता है जो इनकी काउंसलिंग कर सके, इनकी डेली नीड्स के अकॉर्डिंग इनकी हेल्प कर सके, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास डिसेबल पर्सन आ जाते हैं। तो मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी ना किसी चीज से महरूम है, जैसे कि हो सकता है किसी का बाजू ना हो, किसी की टांग ना हो, किसी का हाथ कट गया हो, किसी की एक आंख ना हो, किसी को कोई बीमारी, मतलब ऐसे पर्सन जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबल होता है और वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये जो माजूर लोग होते हैं, ये उनके लिए वेलफेयर होती है, और इनका काम क्या होता है कि उनको रिहेबिलिटेशन यानी उन्हें उनकी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेकर आते हैं, उन्हें एजुकेशनल प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग, उन्हें जॉब की ट्रेनिंग दिखाते हैं जिस तरह की वो जॉब कर सकते हैं, उनको राइट अवेयरनेस देती है, उनके हकूक, उनको जो कानूनी हकूक होते हैं, जो उनके लीगल राइट्स होते हैं, वो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज अ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। मैं पहले भी बता दूं, सोशल वेलफेयर वाला टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वेलफेयर में सबसे पहले हमारे पास आती है ईदी फाउंडेशन, और इसकी जो बुनियाद रखी, इसका जो फाउंडर थे वो अब्दुल स्टार ईदी थे। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे फेमस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और मुझे लगता है कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो आपको 24 घंटे जो है वो मिलती है। ठीक है, इसकी एम्बुलेंस पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। ऑर्फन केयर देते हैं यतीमों के लिए, ईदी होम्स हैं, शेल्टर्स हैं, ग्रेवयार्ड सर्विसेज हैं, यानी जो जिन लाशों का पता नहीं चलता है कि ये किस फैमिली से हैं, किसकी नहीं है, तो उनको फिर वहां पर जो है वो दफना दिया जाता है। ठीक है, ये ईदी फाउंडेशन में ही होता है। अडॉप्शन सर्विसेज होती हैं, वो फैमिलीज होती हैं जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अखुवत फाउंडेशन आती है, जिसकी बुनियाद जो थी डॉक्टर अमजद साकिब ने रखी थी। इसका काम क्या था कि लोगों को इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस, यानी उन्हें कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए स्मॉल लोन्स देना, छोटे छोटे कर्जे देना। अखुवत कॉलेज और स्कूल भी है जहाँ पे फ्री जो है वो बच्चों को तालीम दी जाती है। अखुवत हेल्थ सर्विसेज भी है जहाँ पे फ्री क्लिनिक और मेडिकल कैंप्स होते हैं। क्लोज बैंक होते हैं, जितने भी यूज्ड कपड़े होते हैं उनको क्लीन करके मतलब लोगों तक प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप लोग जो है वो इनको पहन सकते हैं, उनको साफ करके दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अंसार बर्नी ट्रस्ट। अब देखो, अंसार बर्नी जो है वो वर्ड बर्नी से निकला। बर्नी का मतलब होता है जले, मतलब जो लोग जल जाते हैं या जिनको जला दिया जाता है। तो ये जो ट्रस्ट है, ये वेलफेयर, ये उनके लिए होती है। इसका काम क्या होता है कि ये सबसे पहले तो जितने भी जुल्म के शिकार लोग होते हैं ना, उनके लिए लीगल हेल्प करती है, उन्हें ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन देती है। देन जितने भी प्रिजन रेफरेंस होते हैं, जैसे जो जेल में बंद होते हैं, उनको मतलब जितने भी गैर कानूनी जो कैदी होते हैं उनके लिए रिलीफ होता है। उसके बाद लीगल एड्स होते हैं कि जितने भी फ्री लॉज होते हैं उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें लीगल एड दिए जाते हैं। मिसिंग पर्सन केस होते हैं कि जो लोग गुम जाते हैं, कईयों के बच्चे गुम जाते हैं, उन्हें जो होती है वो फ्री में जो है मिसिंग पर्सन जो केसेस होते हैं वो
अंसार बर्नी ट्रस्ट वेलफेयर ही इसको हैंडल करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास वेलफेयर आती है, बल्कि एसोसिएशन है, विच इज द ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन, जिससे उसके नाम से ज़ाहिर है कि ये वुमेन के राइट्स के लिए जो वेलफेयर बनाई जाती है, ये एक एनजीओ ही इसको डेडिकेट करते हैं। अब इसका काम क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट, यानी औरतों को डिफरेंट किस्म की स्किल्स और ट्रेनिंग जॉब दी जाती है, उनकी हेल्थ सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाती है, फ्री क्लिनिक होता है, देन उनकी एजुकेशन की तरफ जो होती है खुसूसी तवज्जो दी जाती है, देन लीगल एडवाइसेस होते हैं कि जितनी भी डोमेस्टिक वायलेंसेस केसेस होते हैं उनमें इनकी जो है वो हेल्प की जाती है। अब कुछ हमारे पास आते हैं रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ये वो जो रूरल एरियाज होते हैं, जो गांव के देहात के इलाके होते हैं, उनमें ये सब एनजीओ पाकिस्तान के जितने भी देहाती इलाके होते हैं उनमें पॉवर्टी को कम करने के लिए जो बनाए जाते हैं वो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है NRSP। अगर देखा जाए तो हर एक के एंड पे SP है, SP स्टैंड फॉर द सपोर्ट प्रोग्राम, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। NR का मतलब होता है नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। ये क्या करता है कि पूरे मुल्क भर में जितने भी गांव हैं उन सब में बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन डेवलपमेंट सबकी तरफ सबके प्रोजेक्ट को लेता है। देन AKSPR आता है, ये आगा खान है, ठीक है, ये गिलगित बल्चिस्तान और चित्राल के जो माउंटेन इलाके होते हैं ना वहां पर फोकस करता है। उसके बाद PRSP है, पंजाबी रूरल, तो पंजाब में जो हेल्थ एजुकेशन जो होते हैं, जिन लोगों को जरूरत होती है उनको प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद SRSP आता है, जिसमें आता है सरहद रूरल। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सबको इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया, और सबका एक ही काम है कि वहां पर हेल्थ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन्हें एम्प्लॉय जॉब प्रोवाइड करना, उन्हें साफ खाने का और पानी जो है साफ मिलना चाहिए। हर एक का यही काम होता है, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ से याद रखना है, नेशनल है, आगा खान है, पंजाब है, सरहद है, बलोचिस्तान है। इस तरह याद रखेंगे ना तो आपको ये इजी लगेगा, और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। ये इसको फाउंड किया था, ये स्टार्ट किया था डॉक्टर अख्तर हमीद खान ने, ठीक है, और ये कराची की जो औरंगी टाउन है ना कराची में, वहां पे शुरू हुआ था। अब अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल है ये, ठीक है, शहरी इलाकों का होता है। इसमें क्या होता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग होती है, जो पुअर फैमिलीज होती है उनके लिए अफोर्डेबल घर दिए जाते हैं, सैनिटेशन प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं कि उन्हें पीने के लिए साफ पानी दिया जाता है, कम्युनिटी लीड डेवलपमेंट की जाती है, लोगों को इन्वॉल्व करके एरिया को इम्प्रूव किया जाता है। सेल्फ हेल्प मॉडल होती है, यानी हुकूमत वेट नहीं करती है, बल्कि लोगों जो हुकूमत का वेट नहीं किया जाता है। सेल्फ हेल्प मॉडल का मतलब होता है खुद लोगों की मदद करना जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। अब अगर मैं बताऊं इस पूरे में, तो आपने एक ईदी फाउंडेशन और एक अखुवत वाला, ये दोनों आपने बहुत जो होता है ना वो अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपको फाइनल में आने वाले के चांसेस है इसके, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड इनिशिएटिव। क्या वेलफेयर के अंदर गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री की क्या इनिशिएटिव है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की बात की जाए तो ये हुकूमत का एक, आपको बताऊं तो, सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है, जो पुअर, डिसेबल वुमेन और जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उनकी वेलफेयर सर्विसेज की प्लानिंग करते हैं और उनकी इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी जितने भी नेशनल सोशल वेलफेयर पॉलिसीज बनाते हैं, एनजीओस को रजिस्टर करते हैं, डिसेबल पर्सन के लिए स्कीम्स रन करते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन के प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है पाकिस्तान बैतुल माल, ठीक है। ये आपके पास एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम करती है। अब इसमें जैसे विडोज है, यानी जो बेवा औरतें हैं, ऑर्फन्स हैं, डिसेबल पर्सन हैं, इन सब की फाइनेंशियली हेल्प करती है मंथली। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, होम स्वीट होम, यानी कि जितने भी यतीम बच्चे हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है, स्कूल प्रोवाइड करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाते हैं इनके लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि 2008 में लॉन्च किया था, और इसका जो मकसद था गरीब फैमिलीज को कैश ट्रांसफर करना, ठीक है। इसमें हमारे पास जो होता है, जितनी भी गरीब औरतें होती हैं उन्हें मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। डिजिटली रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है कि आप अगर इनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप अपना CNIC का नंबर डालते हैं और जो भी फॉर्म होता है उसको भरते हैं, और फॉर्म भरने के बाद जो है वो आप इसके अंदर जो है वो रजिस्टर हो जाते हैं। देन इनकम सपोर्ट कार्ड भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो एलिजिबल पुअर हाउस होल्ड होते हैं उनके लिए। उसके बाद हमारे पास ज़कात एंड उशर सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि हम लोग ज़कात के जरिए लोगों की मदद करते हैं। देन एहसास प्रोग्राम होता है, एहसास प्रोग्राम जिसको आपको पता है इमरान खान ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। ये सबसे कम्प्रीहेंसिव पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जो मल्टीपल एरियाज में काम करता है। इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम है, एहसास कफालत है, ठीक है, एहसास नशनुमा है, एहसास लंगर है जहाँ फ्री खाना दिया जाता है, एंड एहसास अंडर ग्रेजुएटेड
फील्ड स्कॉलरशिप है। अब हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका नाम है व्हाट इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर, यानी सोशल वेलफेयर के अंदर इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कुरानिक रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंपेयर द इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ वेलफेयर विद द अदर रिलीजन, यानी इस्लामी फिलॉसफी के जो भी वेलफेयर है उसको आपने अदर रिलीजन्स के साथ जो है वो कंपेयर करना है। अदर रिलीजियंस में आपको पता है क्रिश्चियंस आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, बुद्ध मजहब आ जाते हैं, तो इनके साथ जो है आपने अपने इस्लाम के जो फिलॉसफी है वेलफेयर के लिहाज से उसको कंपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। अब क्योंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही होता है कि ह्यूमन वेल बीइंग, जस्टिस एंड म्यूचुअल हेल्प करना, यानी इस्लाम का जो वेलफेयर सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर है, वो इंसानियत की भलाई, इंसाफ और मदद पर मबनी है। इस्लाम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है बल्कि इंसानी मिसाइल का हल भी देता है। अब जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनकी मदद करना, उनका हक अदा करना, ये इस्लाम का फर्ज है। अब अगर हम लोग इसके की फीचर्स की बात करते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट में, तो सबसे पहले आता है ज़कात। क्योंकि इस्लाम में ज़कात हर माल वाले पर फर्ज है। जितने भी लोग पैसे रखते हैं, वेल्दी मुस्लिम हैं, उन पर ज़कात कंपल्सरी है, मैंडेटरी सिस्टम होता है जो सोसाइटी के पुअर लोगों की हेल्प करता है। कुरान में है एंड एस्टैब्लिश प्रेयर, अपनी नमाज कायम करो, एंड गिव ज़कात, और ज़कात अदा करो, एंड ओबे द मैसेंजर, और जो नबी है उनकी, जो मैसेंजर है, पैगंबर है, उनका आप कहा माने, डैट यू मे रिसीव मर्सी, तो आप पर रहम किया जाएगा। ठीक है, आप जो है आगे से मर्सी रिसीव करेंगे। उसके बाद आता है सदका एंड खैरात, यानी वॉलंटियर चैरिटी। अब ये ऑप्शनल डोनेशन है जो किसी भी इंसान की खुशी में, दुख में या किसी भी मुसीबत के वक्त दी जाती है, सदका खैरात दी जाती है, जैसे ईद पे दिए जाते हैं, रमजान में दिए जाते हैं। इसका मकसद भी गरीबों के साथ देना है, गरीबों का मदद करना है। कुरानी रेफरेंस बात करें तो इसमें है दोज हु स्पेंड इन चैरिटी नाइट एंड डे सीक्रेटली एंड पब्लिकली दे शैल हैव देयर रिवार्ड। जो लोगों को, जो मतलब चैरिटी करते हैं, दिन और रात अपना जो है वो माल खर्च करते हैं, सीक्रेटली भी करते हैं और जो पब्लिकली भी करते हैं, तो वो जो है उनको बदले में रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं विच इज द इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब यानी कि इसका मतलब होता है मसावात और इंसाफ। तो इस्लाम जो होता है तमाम इंसानों को क्योंकि बराबर के हक देता है, किसी के भी रंग, जात, नस्ल या जात जो होती है उनकी इज्जत या हकूक का तयन नहीं कर सकती है, नॉट डिटरमाइन देयर वर्थ और राइट्स। ठीक है, किसी के भी पर्सन की कास्ट क्या है, उसकी सोशल क्लास क्या, किसी की भी मालो दौलत का डिटरमाइन नहीं कर सकती है। कुरान में है ओ मैनकाइंड वी क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल ऑफ अ मैन एंड अ फीमेल, यानी हमने आपको इंसान और मर्द और औरत की पेयर से बनाया। इंडीड द मोस्ट नोबल ऑफ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द मोस्ट राइटियस। ओके, ये जो रेफरेंस मैंने दी, आपने ये जो आपको नोट्स नजर आ रहे हैं, आपने इन रेफरेंस को जो है याद करना है और एज इट इज ही लिखना है। अब हम देखेंगे कि हमने अपने जो इस्लामिक फिलॉसफी है उसको अदर रिलीजियस के साथ किस तरह से कंपेयर करना है। सबसे पहले हम इस्लाम की फिलॉसफी को समझ लेते हैं। इस्लाम की फिलॉसफी में ये है कि ज़कात जो है, मतलब इसमें फिर भी सबसे पहले ज़कात ही आती है हमारी फिलॉसफी में, इस्लामिक फिलॉसफी में सबसे पहले ज़कात आती है कि जो इस्लाम है उसमें हर अमीर शख्स पर ज़कात देना फर्ज है। अगर उसका माल जो है वो निसाब से ज्यादा है, उसकी जो उसकी निसाब का मतलब होता है थ्रेशोल्ड, अगर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंडेटरी सिस्टम है, यानी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि वो अपना जो है वो माल दूसरों पे खर्च करे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटेंशन इज टू प्लीज अल्लाह, यानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, सेल्फलेस नियत के लिए हम जब लोगों को, गरीब लोगों को की मदद करते हैं, तो ये भी हमारी इस्लाम है और हमें इन रिटर्न जो होता है वो नेकियां जो है वो रिवार्ड में मिलते हैं। जब हम किसी को देते हैं तो अल्लाह ताला हमें उस देने के बदले में ज्यादा देते हैं। उसके बाद प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर निजाम है सिस्टमैटिक एंड ट्रांसपेरेंट का, यानी जो इस ज़कात तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है ना, जहां माल लोगों तक ईमानदारी से पहुंचाया जाता है, जैसे मिस्कीन हो गए, यतीम हो गए, मुसाफिर हो गए, इन तक पहुंचाया जाता है। अब हम बात करेंगे
क्रिश्चियनिटी के बारे में, ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी है इसमें क्या होता है, सबसे पहले चैरिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है सदका, इनमें भी सदका दिया जाता है। उनके पास भी गरीबों की मदद का कॉन्सेप्ट होता है जिसको वो चैरिटी कहते हैं, यानी मोहब्बत और इंसानी दर्द का जज्बा से वो क्या करते हैं कि लोगों को देते हैं। उसके बाद वॉलंटरी गिविंग होती है, इख्तियारी होती है, यानी ऐसे लोग क्या होते हैं जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो चर्च के जरिए इख्तियार से डोनेशन देते हैं, कोई मजबूरी नहीं होती है उनपे भी। फिर जेसस की मिसाल हम कहते हैं तो जेसस जो यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद गरीबों की मदद की, इसलिए उनकी तालीम में गरीबों के ख्याल रखना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। उनकी जो बुक है तौरात है उसके अंदर जो है ये ज़्यादा चीज़ें मेंशन हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट विच इज़ द हिंदुइज्म। हिंदू मज़हब जो था, हिंदुइज्म में क्या था, उनमें जो डोनेशन होता है उसको वो दाना बोलते हैं। हिंदू लोग जो होते हैं वो दाना देते हैं, यानी दान का मतलब करना का मतलब होता है पुण्य, यानी आपको पता है कि वो कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, हिंदी सो नॉट सो इजी। यानी हिंदू लोग जो है वो दाना देते हैं, यानी दान करना एक पुनिया समझते हैं। अब पुनिया मतलब वो उसको सवाब समझते हैं, जो उनका मेरिट होता है, जो सवाब होता है ना उसको पुनिया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसका होता है कर्मा थेरी। उसमें ये होता है कि अगर किसी ने पास्ट में कोई अच्छे कर्म किए होते हैं, अच्छे उन्होंने मतलब के काम किए होते हैं, तो फ्यूचर में अगर उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा होता है तो वो कहते हैं कि ये इसके पिछले जन्म में इसने कोई अच्छा कर्म किया था, तभी जाकर जो है इसको अगले में रिवार्ड मिला है। उसके बाद कास्ट सिस्टम होता है। तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि हिंदू सोसाइटी में जो जात पात होती है ना इसका सिस्टम है, ठीक है। यू नो व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें। इस वजह से हर शख्स को बराबर मदद नहीं मिलती है, लो कास्ट होते हैं वाले इग्नोर किए जाते हैं। और ये बात हिंदुआज़म में है, लेकिन ना तो क्रिश्चियन में ऐसा है ना ही इस्लाम में ऐसा है। हिंदुओं में सिर्फ जात पात की वजह से आके उनको जो लोअर कास्ट के होते हैं उन्हें निगलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे बुद्धिज्म, यानी बुद्ध मजहब होता है, और इनमें जो रिवाज होता है उसमें होता है कारुणा, यानी कंपैशन। इसका मतलब होता है कि दर्द मिटाना सब इंसानों का फर्ज होता है, यानी कि सफरिंग इज अ मॉरल ड्यूटी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। जितने भी जो भी इसमें रिलीफ देते हैं उसको वो अच्छा समझते हैं। उसके बाद संघ डोनेशन होती है। संघ यानी मॉन्क्स, लोग जो होते हैं वो मॉन्क्स, फकीर या जो सिद्धू लोग होते हैं ना उनको वो मॉन्क्स बोलते हैं। तो उनको डोनेशन देते हैं और वो लोग जो होते हैं वो उसमें आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद सेल्फलेसनेस एंड स्पिरिचुअल पीस आता है। उसके में क्या होता है कि उनका मानना होता है कि दूसरों की मदद करने से इंसान अंदर से पूरा सुकून हासिल करता है। मदद का मकसद सिर्फ दुनिया नहीं है, रूहानी फायदा भी है। तो ये बुद्ध मजहब में भी ऐसा है, लेकिन सबसे जो लॉ में समझा जाता है ना वो हमारा हिंदू ही होता है, जो जात पात की वजह से आकर जो है वो यहाँ फंस जाता है। लेकिन हमारी आजकल जो करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हमारे में भी ऐसा है कि लो कास्ट वालों को कुछ भी नहीं समझा जाता है, ठीक है, उनकी इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। अब जो हम डिस्कस करेंगे ना इसमें हमने सोशल इंस्टीट्यूट को डिस्कस करना है, इनकी टाइप्स और एग्जांपल्स के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी। इस वीडियो के अंदर मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पास पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, दूसरा ये आपके आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं इसको डिस्कस करेंगे टाइप्स के साथ, और इसके अलावा सोशल वर्क की जो फील्ड्स होती हैं, 5 फील्ड्स होती हैं। और पेपर में आपको ये भी पूछ सकते हैं कोई सी 2 डिटेल में बताओ, जैसे हेल्थ केयर है या एजुकेशन के बारे में। अब क्योंकि इन फील्ड के बारे में हम शुरू से, अगर वीडियो को शुरू से देखें अब तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं, अंदर की डिटेल आपको मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको बार बार वही चीजें जो है इसके अंदर मोस्टली रिपीट हो रही हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूट के बारे में हम जानते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर सिस्टम होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, जो लोगों के बिहेवियर को, उनके रिलेशनशिप को, जो भी उनकी वैल्यूज आती हैं लाइफ के अंदर, एक पर्सन है उसका बिहेवियर क्या है, उसका दूसरों के साथ रिलेशनशिप क्या है, और जिंदगी कैसे गुजार रहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर सिस्टम होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं होप सो आपको जरूर समझ आएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें ना तो सबसे पहले तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होती है, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी सोसाइटी की नीड्स हैं, जैसा कि फैमिलीज का प्यार है,
अर्ली एजुकेशन है, स्कूल भेजना, एजुकेशन दिलाना और इनको रिलीजियस इंस्टीट्यूट में भेजना, ये सब कुछ जो होता है ये सोशल की एक सोसाइटी की नीड होती है, सोशल सोसाइटी। इसके बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। अगर हम छोटे होते से बच्चों को अगर सिखाना शुरू करते हैं ना, तो वो एट द एंड तक जो होते हैं, लाइफ के एंड तक जो होते हैं, वो हमेशा इन नॉर्म्स को, इन वैल्यूज को, इन लाइफ डिसीजंस को याद रखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्टीट्यूट की टाइप्स की बात करते हैं, सबसे पहले आती है फैमिली। अब देखिए, हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ है। अब एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले तो अपनी फैमिली के पास ही जाएगा ना, तो उसको जो सीखना होता है, प्राइमरी इंस्टीट्यूट जो होता है एक बच्चे का, एक इंसान की जिंदगी का, वो उसका फैमिली होता है, जिसमें वो क्या सीखता है अपने लाइफ के बारे में, कि वो केयर कैसे करनी है, दूसरों के साथ रिश्ते कैसे बनाने हैं, और उसकी एजुकेशन की वैल्यू क्या होगी। फैमिली सबसे पहले उसको ये सिखाती है। जैसे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ठीक है, फेथ यानी कि दूसरों के साथ किस तरह अच्छा रहना है, मैनर्स सिखाते हैं, लाइफ स्किल जो होते हैं वो उनको सिखाए जाते हैं। और पहला प्राइमरी इंस्टीट्यूट जो होता है वो आपकी फैमिली होती है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ये नहीं कि डायरेक्ट उसको स्कूल भेज दिया जाता है, उसको भेजा जाता है रिलीजियस इंस्टीट्यूट में, जैसे मदरसे में भेज दिया, मस्जिद में भेजा जाता है। क्यों? ताकि वो अपने रिलीजियस के बारे में जान सके, ठीक है। अगर मुस्लिम है तो वो मस्जिदों में भेजते हैं, मदरसों में भेजते हैं, पारा पढ़ने भेजते हैं, ऐसे होता है ना, छोटे होते हैं। ये तो नहीं था ना कि बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं तो हम उनको डायरेक्ट स्कूल भेज देते हैं, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जाते हैं। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट कई बार घर भी होते हैं कि बड़ों को नमाज पढ़ता देखते हैं तो बच्चे उसके पीछे हमेशा जाते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर उनको फिर पारा पढ़ने के लिए भेजा जाता है, कुरान पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर देते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो उनके टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, वहां भेजते हैं। और फिर इस तरह जो होते हैं डिफरेंट किस्म के जिनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट होते हैं, हम अपने बच्चों को वहां भेजते हैं। पहले बच्चा पैदा हुआ, फैमिली से सीखा, फैमिली से आगे रिलीजन इंस्टीट्यूट में गया, उसके बाद उसकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आती है, उसको स्कूल भेजा जाता है, उसको स्कूल के बाद फिर यूनिवर्सिटी, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर जो भी उसने ट्रेनिंग स्किल सीखनी होती है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जॉब वगैरह सीखनी होती है, उसके लिए वो स्किल सीखना शुरू कर देता है। यानी उसका माइंड अब क्रिएटिविटी की तरफ चला जाता है, स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप पैदा होती है। उसके अलावा भी हमारे पास फोर्थ वन आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजेस में अक्सर जो होते हैं वो पॉलिटिशियंस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो फिर इन चीजों में भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंट्री के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब उसकी स्टडी और स्टडी वगैरह कंप्लीट होती है तो वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में जाता है, जहां वो पैसा कमाना सीखता है। अगर उसने स्किल्स ली हैं, उसने अपनी तालीम मुकम्मल की है, तो वो जरूर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में जाएगा, सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, उनके नीड्स को पूरा करने के लिए वो फिर पैसा कमाना चला जाता है। वो जॉब हैंडल करता है, ट्रेड करता है, मनी मैनेजमेंट करता है, प्रोडक्टिविटी करता है, जितने टाइप की जो जॉब्स होती हैं वो फिर उसमें कदम रखता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट में भी जाता है। रिक्रिएशन होता है एंटरटेनमेंट एंड मेंटल रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है जो उसको रिड्यूस किया जाता है, और इसके अलावा जितने भी पॉजिटिवली जो लाइफ साइकिल होता है उसका पॉजिटिव वे में चलता है, ठीक है। उसके बाद हम एनजीओस की बात करते हैं। फिर जब उसके पास पैसा आ जाता है, वो हर चीज में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, जब ज्यादा से ज्यादा समझदार हो जाता है, फिर वो अपनी एनजीओस बनाते हैं, ठीक है। फिर एनजीओस क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट होते हैं। ये भी इंस्टीट्यूट ही होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के साथ भी मिल रही होती हैं। ये क्या काम करती हैं कि फिर जितने भी गरीब लोग होते हैं, जितने भी नीडी पीपल होते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, उनको पॉवर्टी से दूर रखते हैं, पॉवर्टी को एलिवेट करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, और फिर जेंडर इक्वालिटी रखते हैं, ठीक है। जैसे ईदी फाउंडेशन है, अखुवत है, एपीडब्ल्यूए है, सैलानी है, उसके बाद जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सारी एनजीओज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द 5 फील्ड ऑफ
सोशल वर्क एंड एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताया कि ये जो फील्ड है सोशल वर्क के अंदर, हम शुरू की वीडियो से लेके अब तक इसको पढ़ते ही आ रहे हैं। हेल्थ केयर में पता है क्या सोशल वर्क क्या करेगा, उन्हें हेल्थ प्रोवाइड करेगा, हर तरह की उन्हें जो है वो अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इन सब का मेन पर्पस ही क्या होगा कि उनको लाइफ की तरफ, बेटर लाइफ की तरफ जो है वो लेकर चलना होता है, ठीक है। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करती हूँ ना इस फील्ड में, तो सोशल वर्क जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जो फिजिकली या मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, ठीक है, और घर उनको फिर डिफरेंट किस्म के खाने अच्छे प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। उसके बाद फिर एजुकेशन आती है, तो ऑब्वियसली हेल्थ के बाद एजुकेशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड होती है सोशल वर्कर के लिए। तो सोशल वर्क में क्या होता है कि उसमें डिफरेंट किस्म के स्कूल खोले जाते हैं, जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके रीजन जानते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, फिर उन्हें दोबारा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मेन चीज उनकी होती है कि उनके एजुकेशन की तरफ लेके जाया जाए, ताकि जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, सोशल इश्यूज आते हैं, ये सारे उनसे प्रिवेंट किया जा सके। देन पॉवर्टी एविएशन होता है कि उनको गुर्बत से निकाला जाता है, उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उन्हें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो कैश दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर आती है, क्योंकि वेलफेयर में क्या होता है कि बच्चे की जो सेहत होती है उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, बच्चे को आगे लेके जाया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि ये बड़ा हो के किसी भी सोशल प्रॉब्लम का शिकार ना हो, उसके चाइल्ड लेबर से बचाया जाता है। देन वुमेन एम्पावरमेंट आती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि औरत को डिफरेंट बिजनेस स्किल्स सिखाए जाते हैं, काम सिखाए जाते हैं। जैसा कि अगर एक देहात में है तो वहां पर क्या होगा कि अगर किसी औरत को कुछ आ नहीं रहा है तो उसको सिलाई करना सिखा देंगे, अगर वो गरीब है उसको सिलाई करना सिखा देंगे, और फिर उसको मशीन लेकर देंगे, ठीक है, सिलाई मशीन होती है लेकर देंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि उसको एक स्टोर खोल के दे देंगे, तुम यहाँ बैठकर कपड़े सिलाई करो पूरे मोहल्ले के और पैसा बनाओ, ठीक है। इस तरह डिफरेंट स्किल्स होती हैं, देहातों में भी शहरों में भी। हर एक औरत को उसके जो प्रोटेक्शन होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, और सोशल वर्क का ये काम होता है। आप इसको अपनी डिटेल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने इसको एक ही बार में आपको ऐसे ही पॉइंट लिख दिए, अंदर का डाटा आप खुद लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, एक न्यू टॉपिक हमारी सोशल सर्विसेज के अंदर, सोशल वर्क के अंदर आया है, विच इज द हाउ आईसीटी सपोर्ट द सोशल वेलफेयर एंड ट्रांसपेरेंटी। जो आईसीटी होती है, ये आईसीटी हमने आई थिंक अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था पूरा आईसीटी का। कंप्यूटर फील्ड में सबसे पहला हमने यही सब्जेक्ट पढ़ा था आईटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसीटी का मतलब होता है कि जो भी मॉडर्न डिजिटल टूल्स होते हैं उनका यूज करना, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, एसएमएस सर्विसेज है, डेटाबेसेस हैं, सोशल मीडिया है, जिनका यूज इंफॉर्मेशन का, जिनका यूज करके आप जो इंफॉर्मेशन होती है ना उनको लोगों तक पहुंचाना, और उनके दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन होती है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए काम होता है, ठीक है। आईसीटी का सोशल वेलफेयर में क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले तो ये इंपावरिंग द पब्लिक, ठीक है, यानी लोगों को आवाज देना। आईसीटी लोगों को उनकी जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे वेबसाइट है, सोशल मीडिया से लोग डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लेकर अपने राइट्स के बारे में जानते हैं। प्रोमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी, यानी जब गवर्नमेंट या एनजीओ अपना काम की डिटेल जो होती है वो किसी वेबसाइट पे डालती है, किसी सोशल मीडिया पर ओपनली पोस्ट करती है, तो हर पर्सन जो होता है, जो मोबाइल यूज करता है, जो आईसीटी के बारे में जानता है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकता है, कहाँ पैसा कहाँ पे उसने जा रहा है, कहाँ पे पैसा कहाँ लगा रहा है, ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, यानी लोग आसानी से एजुकेशन ले सकते हैं इंटरनेट का यूज करते हुए। उसके अलावा हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, डिफरेंट जॉब्स के बारे में जान सकते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में मोबाइल ऐप या एसएमएस के जरिए इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। उसके अलावा एफिशिएंट कम्युनिकेशन होती है। इसमें क्या होता है कि आईसीटी टूल जो होते हैं एनजीओ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आसानी से लोग जो होते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पे वो कमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फेसबुक पे फिर एसएमएस अलर्ट जो होते हैं, ये सारे। उसके बाद क्विक डाटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। अब चूंकि फील्ड वर्क जो होता है, डाटा कलेक्ट करना मोबाइल ऐप के जरिए सेंट्रल सिस्टम में भेजता है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग जो होती है बहुत ज्यादा इससे फास्ट हो जाती है, तो इसमें हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इजीली, डिफरेंट फॉर्म्स बनाकर, ठीक है, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चनर बनाकर जहाँ लोगों तक शेयर करते हैं, फिर लोग उसको फिल करते हैं, हम उनकी अकॉर्डिंग जो भी डाटा होता है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और सोशल वर्कर का काम होता है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं, अच्छा
इससे पहले कि मैं आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझाऊं, मैं अगर आपको आईसीटी के बारे में बताऊं ना, रियल लाइफ में पाकिस्तान के अंदर इसके क्या इनिशिएटिव हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एहसास प्रोग्राम के बारे में बताया, उसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं उसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपना स्टेटस जो होते हैं वो चेक कर सकते हैं कि उनकी कितनी मदद की जा रही है ऑनलाइन। उसके बाद अगर नादरा का डिजिटल डेटाबेस भी सिस्टम देखे तो वो भी ऑनलाइन ही होता है। नेशनल आइडेंटिटी का जो भी डाटा कंप्यूटराइज करने की वजह से जो लोग होते हैं उनका अपना सीएनआईसी, बेफाम, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ जो होते हैं वो उस ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और, मैंने बात की थी बेनजीर इनकम सपोर्ट की, मैंने आपको बताया वहां आपको रजिस्टर होना पड़ता है, एसएमएस के थ्रू आपको कोड आता है वहां पे, फिर आप लोग उसके थ्रू जो होते हैं अपने एलिजिबिलिटी स्टेटस जो होते हैं वो चेक कर सकते हैं। इस तरह और भी डिफरेंट तरीके से हम आईसीटी का यूज कर सकते हैं। अगर हमें घर से बाहर पढ़ने की इजाजत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर देहातों में, शहरों में ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको घर से बाहर पढ़ने की इजाजत नहीं होती है, उनकी फैमिलीज में, उनके खानदान के रस्म और रिवाज के अकॉर्डिंग वो पूरा समझते हैं, तो वो ऑनलाइन घर बैठकर मोबाइल पे पढ़ सकती हैं, ठीक है, अपनी तालीम ऑनलाइन हासिल कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि डिग्री ही हो, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये भी होता है कि आपके पास एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए ना, डिग्री डजंट मैटर। उसके बाद हमारे पास आते हैं 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें सबसे पहला नाम आता है UNICEF, WHO, ILO, UNESCO, देन UNHCR। UNICEF का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। देखो उसके नाम से ही जाहिर है कि जो चिल्ड्रन इमरजेंसी है, बच्चों के जो राइट्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेहत, उनकी तालीम, उनकी प्रोटेक्शन को प्रमोट करने का जो काम होता है वो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, ठीक है। बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म की जो एजुकेशनल और वैकेंसीज प्रोग्राम जो होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट कंफ्लिक्ट जोन होते हैं या नेचुरल डिजास्टर के बाद जो बच्चों को फूड है, उनको शेल्टर है, उनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाती है। तो पाकिस्तान में जो पोलियो इरेडिकेशन होती है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल वापस लाने के लिए भी इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ये UNICEF जो होती है वो लॉन्च करती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया भर के लोगों की सेहत को बेहतर बनाने और डेंजर डिजीज से बचाने के लिए WHO एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये हेल्थ पॉलिसीज बनाती है और मेंबर जो होते हैं वो कंट्रीज को, डिफरेंट मेंबर कंट्रीज को गाइड करते हैं। इसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी था, जैसे अभी कोविड की बात की जाए, कोविड-19 में, तो तब भी WHO ही आगे हुआ था, फिर उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। पोलियो वगैरह जब उनके कतरे जो होते हैं वो भी इन्हीं की तरफ से होते हैं। तो पाकिस्तान में जो टीबी होती है, हेपेटाइटिस होता है, जो मेटरनल जितनी भी हेल्थ होती है इंटरनली, उन सबके प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका फंड करता है, ठीक है, हमारा WHO। उसके बाद हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के, जैसे UNHCR की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी पूरी दुनिया में जो लोग अपने मुल्क से जो रिफ्यूज मतलब हिजरत करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो मजबूर होते हैं, रिफ्यूजीज होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, उन्हें रहने के लिए जगह देना, मदद फराहम करना इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, रेड क्रिसेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिलाले अहमर। ये जो होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में जो मेडिकल और जितनी भी हेल्प होती है उसके लिए हम लोग रेड क्रिसेंट का यूज करते हैं। अब जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, इस वक्त जो होते हैं रेस्क्यू और रिलीफ जो होते हैं, इनका काम की जरूरत होती है, तो तब हमें जब ये रेड क्रिसेंट नजर आता है, इसका मतलब होता है कि ये इन्हीं सिचुएशन में जा रही है हेल्प करने के लिए। ब्लड डोनेशन ड्राइवर्स होते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज होते हैं, उनके ऊपर भी रेड क्रिस्टन बना होता है, रेड कलर का एक मून बना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हलाले अहमर, ठीक है। तो इसी तरह करके जो है हमारी आउटलाइन जो होती है वो कंप्लीट होती है, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे के सारे जो है आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए। और जो बच्चे जो बिगनर है, स्पेशली जो बिल्कुल भी नहीं जानते इसके बारे में, उनके लिए तो बहुत ही आसानी है कि उनको हर चीज़ जो है यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर मिल रही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई हो।